नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय से लखनऊ पहुंचे हैं और देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में आयोजित 3 दिवसीय प्रधानमंत्री मोदी ने न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। न्यू अर्बन कॉन्क्लेव में 4,737 करोड़ रुपए की 75 शहरी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। विमलेश, PMAYU घरों की चाबियां डिजिटल तौर पर सौंपते हुए डिजिटल माध्यम से संवाद भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने का राधे राधे से संबोधन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने उनके कामकाज के साथ घर परिवार के लोगों के बारे में भी जानकारी किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने उनके कामकाज के साथ ही घर परिवार के लोगों के बारे में भी जानकारी हासिल की। दो 2014 के पहले सरकारी योजनाओं के घर किस साइज के बनेंगे, इसकी कोई स्पष्ट नीति ही नहीं थी। कहीं 15 स्क्वायर मीटर के मकान बनते थे तो कहीं 17 स्क्वायर मीटर के। इतनी छोटी जमीन पर जो निर्माण होता था उसमें रहना भी मुश्किल था। 2014 के बाद हमारी सरकार ने घरों की साइज को लेकर भी स्पष्ट नीति बनाई। हमने ये तय किया कि 22 स्क्वायर मीटर से छोटा कोई घर नहीं बनेगा। मेरे जो साथी, जो मेरे परिवारजन है, जो झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी जीते थे, जिनके पास पक्की छत नहीं थी, ऐसे 3 करोड़ परिवारों को इस कार्यकाल में एक ही योजना से लखपति बनने का अवसर मिल गया है। शहरी मिडिल क्लास की परेशानियां और चुनौतियों को भी दूर करने का हमारी सरकार ने बहुत गंभीर प्रयास किया है। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा कानून ऐसा ही एक बड़ा कदम रहा है। इस कानून ने पूरे हाउसिंग सेक्टर को अविश्वास और धोखाधड़ी से बाहर निकालने में बहुत बड़ी मदद की है। इस कानून के बनने से घर खरीदारों को समय पर न्याय भी मिल रहा है। हमने शहरों में अधूरे पड़े घरों को पूरा करने के लिए हजारों करोड़ रुपए का विशेष फंड भी बनाया है। वहीं इस दौरान कार्यक्रम में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्र सरकार में आवास एवं शहर विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल रहे। इस दौरान मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को जमकर सराहा। उन्होंने कहा, योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने से पहले जून 2015 के बाद 20 महीनों के अंदर यूपी में केवल 20,000 आवास बन पाए थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद 20 महीनों के अंदर यह आंकड़ा 20 लाख में तब्दील हो गया। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शुरू हो रहा यह 3 दिवसीय अर्बन कॉन्क्लेव एक तरफ अर्बन डेवलपमेंट की अब तक की उपलब्धियों को जनता के सामने ला रहा है, तो दूसरी ओर अर्बन डेवलपमेंट के फ्यूचर रोड मैप का भी बनने जा रहा है, ऐसा मैं मानता हूं। मैं मानता हूं कि लखनऊ में इस अर्बन कॉन्क्लेव का आयोजन इस शहर के साथ साथ भारत के सभी राइजिंग एंड अपकमिंग सिटीज की एक नई तस्वीर बनाने में भी सहायक सिद्ध होगा। प्रधानमंत्री जी ने न्यू इंडिया का एक सपना देखा है और उसे मूर्त रूप देने के लिए दिन रात अथक परिश्रम करते हुए वे मिशन मोड में इस समय काम कर रहे हैं और उनका यह स्वप्न मित्रों साकार होते हुए हिंदुस्तान की जनता देख रही है। माननीय योगी जी को के मुख्यमंत्री बनने से पहले अगर 17-20 महीने का समय ले लें, जून 2015 से लेकर, तो केवल 20,000 आवास की डिमांड हम जनरेट कर पाए थे।
और योगी जी के आते ही अगले 17-20 महीने में ये 20,000 का जो आंकड़ा है ये 20 लाख बन गया। आजादी के बाद एक सपना था आवास का, हर गरीब के पास अपना आवास हो, आवास के नाम पर टोकन मनी नहीं बल्कि उसको पूर्ण आवास प्राप्त हो। यह सपना आजादी के बाद 2014 में साकार होता हुआ दिखाई दिया और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में अब तक 42 लाख से अधिक परिवारों को एक एक आवास उपलब्ध करवाया है। और उत्तर प्रदेश के अंदर अगर शहरी क्षेत्र में हम देखेंगे तो 17 लाख से अधिक लोगों को ये आवास हम उपलब्ध करवा चुके हैं, जिनमें 9 लाख आवास बनकर के तैयार हुए हैं। प्रयागराज के बाघंबरी मठ के महंत और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे नरेंद्र गिरी का शव उनके कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में पाया गया था। हत्या या आत्महत्या के बीच उलझी गुत्थी को सुलझाने की जिम्मेदारी केंद्रीय जांच ब्यूरो को दी गई थी। इन सबके बीच आज नरेंद्र गिरी का षोडशी भंडारा बाघंबरी मठ में आयोजित हुआ। षोडशी भंडारे के साथ ही गद्दी के नए महंत बलवीर गिरी की चादर पोशी भी हुई है। नरेंद्र गिरी के षोडशी भंडारे और नए महंत बलवीर गिरी की चादर पोशी के लिए पूरे मठ को सजाया गया था। मठ बाघंबरी गद्दी में नरेंद्र गिरी को अंतिम विदाई श्रद्धांजलि देने के साथ ही मठ के नए महंत बलवीर गिरी की चादर पोशी के लिए देश भर से साधु संत बाघंबरी मठ पहुंचे थे। योजनाएं तो मुझे पता है कि यहाँ गुरुदेव किस तरीके से चलाते थे या मठ किस तरह से चलता था, और यहाँ का जिस तरह से पहले चलता था मैं कोशिश करूंगा, मेरा पूरा प्रयत्न रहेगा जो गुरुदेव के मार्गदर्शन में किया हूँ उन्हीं का अनुसरण करके मैं से आगे बढ़ाऊं। और जिस तरीके से गुरुदेव आगे लेके गए मेरा पूरा प्रयत्न ये रहेगा कि वो आगे बढ़ता रहे, साधु संतों की सेवा होती रहे, आगंतुक यहाँ से प्रेम से आए प्रेम से जाए। जो मठ की परंपराएं हैं और जो अखाड़े की परंपराएं उसका मैं सही से निर्वहन कर सकूं, इसके लिए मैं पूरा प्रयत्नशील रहूंगा। गुरु पिता तुल्य होता है तो किसको दुख नहीं होगा, इसी कारण से मैं आगे आया भी नहीं और मैं आना भी नहीं चाहता हूँ। ये एजेंसियां लगी हुई है और ये दूध का दूध और पानी का पानी वो अवश्य होना है, और हम रोज अपने महादेव से प्रार्थना कर रहे हैं और किसी न किसी रूप में वो सामने आएंगे तो उसके बाद में उस विषय में कुछ कह सकूँ। लखीमपुर खीरी कांड के बाद वहां जाने की कोशिश कर रहे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लखनऊ पहुंच गए। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन्हें हवाई अड्डे के बाहर निकलने से रोक दिया, वहीं से वापस जाने के लिए कहा गया। इसके विरोध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हवाई अड्डे के भीतर ही धरने पर बैठ गए। उनके साथ उनके सुरक्षा कर्मी और कुछ कांग्रेसी नेता भी थे। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने एयरपोर्ट के फर्श पर बैठ करके ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस दौरान उन्होंने कहा, हमारे नेता लखीमपुर जाएंगे, हमें वहां जाने और पीड़ित परिवार से मिलने से कोई ताकत नहीं रोक सकती है। लखीमपुर में आज नहीं तो कल धारा 144 हट जाएगी और फिर तब हम सभी लोग पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने के लिए वहां जरूर जाएंगे। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ में पुलिस ने किस तरीके से भूपेश बघेल को रोका, इसके बाद धरने पर बैठ गए भूपेश बघेल। एयरपोर्ट पर फर्श पर बैठ करके ही पीसी की है। हालांकि मैं योगी आदित्यनाथ को डरपोक नहीं समझता था, लेकिन जिस प्रकार से अभी विपक्ष के नेताओं को रोक रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं, इससे लग रहा है कि वो हार के भय से ही इस प्रकार के गिरफ्तारियां कर रहे हैं, नेताओं को जाने से रोक रहे हैं और घटना को दबाना भी चाहते हैं, छुपाना भी चाहते हैं और किसी को बचाना भी चाहते हैं। इससे स्पष्ट हो गया कि वो अभी से हार के भय से आतंकित हो गए हैं। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे साथ में अनिल के अंकुर जुड़े हुए हैं लाइव। अनिल जी, जिस तरीके से लगातार भूपेश बघेल एयरपोर्ट पर बैठे हुए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने फर्श पर बैठ करके की थी। उसके बाद जो अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें प्रमोद तिवारी और साथ में पीएल पूनिया भी मौजूद थे। लगातार विपक्ष घेराबंदी करने की कोशिश कर रहा है, क्या इसको कांग्रेस के लिए एक संजीवनी के तौर पर देखा जाए?
देखिए, मुझे सबसे बड़ी बात यह है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार अपना दबाव बना रही है और दबाव बना करके कोशिश कर रही है कि किसी भी विपक्ष को बोलने न दिया जाए। जितना ही विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है, उतना ही कांग्रेस ने इस पूरे मामले में लीड ले रखी है। अब आप बता दें कि जिस तरीके से प्रियंका ने पहले दिन से अपना मूड बनाया और यहाँ पे एक्टिव हो गई, उस रात में उन्होंने जा करके दूसरे नेताओं को, दूसरे विपक्षी दलों को बाध्य कर दिया कि वो भी बाहर निकले। यही कारण कि पूरा मूवमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है। आज जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री यहाँ पर बैठे हुए एयरपोर्ट के बाहर हम लोगों को जाने नहीं दिया रहा है। मैं कैमरा पर्सन से बताऊंगा कि देखिए, एयरपोर्ट हमारे बगल में है, लेकिन हम लोगों को जाने के हमको पहले रोक दिया गया। हमने यहीं पे रोड पे खड़े हुए हैं। इस तरीके मीडिया को प्रतिबंधित कर दिया गया है। वे लोग कांग्रेसी नेता अंदर से एयरपोर्ट से जूम के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अपनी बात जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसी की स्थिति है कि कुल साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है भूपेश बघेल जी ने कि हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक वो लखीमपुर की धरती पर नहीं पहुंच जाएंगे। ठीक है सीतापुर में। अंकुर जी, आपको मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर, अहम जानकारी। इस बड़ी खबर के बाद मैं आपसे और जानकारी लेती हूँ। कांग्रेस महिला अध्यक्ष ममता चौधरी ने एयरपोर्ट पर हंगामा काटा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अंदर रोके जाने से कार्यकर्ताओं में रोष देखने को मिल रहा है। कांग्रेस महिला कार्यकर्ता का इकट्ठा होना शुरू हो चुका है। सीएम भूपेश बघेल को रोकने के बाद कार्यकर्ताओं में आक्रोश। एयरपोर्ट के बाहर अब प्रदर्शन शुरू हो चुका है। बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर, अहम जानकारी। सीएम भूपेश बघेल को रोका गया था एयरपोर्ट पर और वहीं से उनको वापस जाने के लिए कहा गया। इसकी एवज में भूपेश बघेल वहीं धरने पर बैठ गए, वहीं से पीसीबी की और कहा कि आज नहीं तो कल धारा 144 हटेगी और हमारे नेता और हम सभी लखीमपुर जरूर जाएंगे। अब कांग्रेस महिला कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर इकट्ठा होना शुरू हो गई है। भूपेश बघेल को बाहर ना निकलने देने से आक्रोशित है कार्यकर्ता। कांग्रेसियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अनिल के अंकुर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनिल के अंकुर, लगातार ग्राउंड जीरो पर हलचल तेज हो रही है। कांग्रेसियों का प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है इस दौरान। देखिए, मैं बता दूं कि जिस तरीके से कांग्रेसी उत्साहित है और पूरे मामले को लेकर उत्तेजित भी है। उनको लगता है कि किसान जो अन्नदाता है, अन्नदाता के साथ जिस तरीके से अन्याय हो रहा है, वो अन्याय को बहुत साथ चिल्ला के कह रहे हैं कि हम इसे बर्दाश्त नहीं होने देंगे। निश्चित रूप से किसानों को हक दिलाने के लिए कांग्रेस ने जो मुहिम चलाई है, अगर इसी तरीके कांग्रेस लगी रही तो निश्चित कांग्रेस भले ही सत्ता में आया ना आगे चुनाव में, लेकिन किसानों को उनको हक दिलाने में सफल हो जाएगी। आज जो जिस तरीके से माहौल बना हुआ लखनऊ से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश के कोने में, मैं बता दूं कि किसान इस समय सड़क पे उतर आया है और वो अपनी मांगों को मनाने के लिए सत्तर उदल को बात कर रहा है। जैसे कि आप बता दें कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के तमाम नेता, शहर कांग्रेस के तमाम नेता एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। यही कारण कि हम लोगों को भी जाने दिया रहा है। हम कोशिश करते हैं कि हम थोड़ी देर में मौके पर पहुंच जाए और आपको थोड़ी देर बाद फिर आपको पूरे घटना को लाइव भेज सके। मैं फिर से कोशिश करूंगा, जैसे ही अभी आपको मौका मिलता है हम वहां जाने की कोशिश करते हैं। हम आपको ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो ये आपको करंट विजुअल्स दिखा रहे हैं, मौजूदा वक्त के हालात कैसे हैं तस्वीरों के जरिए आप देख पाएंगे। महिला कार्यकर्ता, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का हंगामा एयरपोर्ट के बाहर, अंदर गांधीगिरी, बाहर हंगामा। हंगामा किस बात का? भूपेश बघेल को बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। भूपेश बघेल कह रहे हैं बाहर निकलेंगे, लखीमपुर जाएंगे, कोई ताकत रोक नहीं सकती है और आज नहीं तो कल धारा 144 हट जाएगी, तब क्या कीजिएगा, हम तो जाके रहेंगे। तो ये ममता चौधरी को आप देख पा रहे हैं, एयरपोर्ट के बाहर मौजूद है। ममता चौधरी की तस्वीरें देख पा रहे हैं। भूपेश बघेल को बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। इसके विरोध में तमाम महिला कार्यकर्ता एयरपोर्ट के बाहर इकट्ठा होना शुरू हो चुकी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुख होगा देवभूमि का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, बाबा केदार का आशीर्वाद प्राप्त किया है। उन्होंने केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा भी इस दौरान लिया है। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को ऋषिकेश एम्स आ रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि
पीएम मोदी केदारनाथ धाम भी जा सकते हैं। इसी को देखते हुए धामी के अचानक हुए इस केदारनाथ दौरे को इससे जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल पीएम मोदी के धाम के दौरे को लेकर के कोई आधिकारिक सूचना अभी तक नहीं है। सीएम धामी केदारनाथ पहुंचे हैं। देवस्थानम बोर्ड, जिला प्रशासन सहित तीर्थ पुरोहितों ने उनका स्वागत भी इस दौरान किया है। इसको एक पॉजिटिव संकेत के तौर पर भी देखा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ 18 सितंबर से नैनीताल हाईकोर्ट ने 4 धाम यात्रा को सुचारू करने के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट ने यात्रा में ई पास और यात्रियों की संख्या को लिमिटेड कर दिया था, लेकिन ई पास सिस्टम जारी होने के कारण हजारों की संख्या में कुछ यात्री जिनका ई पास बन जा रहा था वो वहां पहुंच नहीं रहे थे दर्शन के लिए, और जो पहुंच रहे थे वो दर्शन कर नहीं पा रहे थे। इसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। व्यापारी भी परेशान थे। ई पास की अनिवार्यता को समाप्त करने के लिए व्यवसायियों के अलावा यात्री भी विरोध कर रहे थे। तो वहीं अब हाईकोर्ट ने ई पास और यात्रियों की जो लिमिटेड संख्या है उसको समाप्त कर दिया है, जिसकी जगह व्यापारियों और केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों ने इसका स्वागत किया। साथ ही इस दौरान केदारनाथ सहित रुद्रप्रयाग यात्रा के अन्य पड़ावों में जश्न भी मनाया गया है। ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में रितेश जुड़ चुके हैं, संवाददाता है हमारे। रितेश, क्या कुछ अपडेट है? हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद लोगों में कुछ हद तक उत्साह है। जी पूजा, आज जैसे कि बहुत बड़ी राहत महसूस मिली है सरकार को और भक्तजनों को भी मिली है। जो लोग दर्शन करने जाना चाहते थे केदारनाथ, लोगों को आज बहुत बड़ी राहत मिली है, जिस दर्शन नहीं कर पा रहे थे। तो आज लोगों में अच्छा जश्न का माहौल है और खुशी का वो है कि दर्शन कर पाएंगे चार धाम के। और जिस तरह कोर्ट में आज अपना पक्ष सरकार ने रखा, महाधिवक्ता SN बाबूलकर ने सरकार की तरफ से अपना पक्ष वहाँ पे रखा और बताया कि किस तरह अभी 30 दिन बचे हैं कुल यात्रा के समाप्त होने में, कपाट बंद होने में, और फिर समापन समारोह भी शुरू हो जाएगा। तो लोग अपने दर्शनों से वहां पर वंचित रह जाएंगे और किस तरह ये आस्था और लोगों की आजीविका रोजी रोटी से ये यात्रा जुड़ी हुई है। तो ठीक है, बहुत शुक्रिया रितेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। उत्तराखंड में एक बार फिर से बिजली निगमों के कर्मचारी और सरकार टकराव की मुद्रा में आ चुके हैं। प्रदेश में ऊर्जा निगम, उत्तराखंड जल विद्युत निगम और उत्तराखंड प्रेषण निगम से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी उत्तराखंड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले 6 अक्टूबर से हड़ताल पर चले गए हैं और यह हड़ताल अनिश्चितकालीन है। कर्मचारी पुरानी पेंशन, पुरानी ACP व्यवस्था और संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण समेत 14 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के सामने इन मांगों को रख चुके हैं। इधर उत्तराखंड जल विद्युत निगम प्रशासन ने 189 कार्मिकों को नोटिस जारी करते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दे दी है। सरकार ने हड़ताल पर रोक लगाने के लिए आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून एस्मा लागू कर दिया है। इसके साथ ही सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था के लिए पड़ोसी राज्यों से बिजली कर्मचारियों की व्यवस्था बनाने का फैसला किया है। देखिए, हमारा जो है मानना, हम ये नहीं चाहते कि स्ट्राइक हम करें। हमारा लास्ट मोमेंट तक कोशिश यही रहेगी कि स्ट्राइक ना हो, ना तो देश हित में, ना प्रदेश हित में, ना एम्प्लॉइज हित में। हमारा बिल्कुल भी ये सोचना नहीं है और हमारी, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे डॉक्टर हरक सिंह रावत जी और हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ये हमको वहाँ तक नहीं जाने देंगे, हमको पहले ही रास्ते से वापस कर देंगे और हमारी डिमांड्स को मान लेंगे। नहीं, इस संबंध में देखिए माननीय मंत्री हमारे ऊर्जा ने, उन्होंने बात करी है और साथ में हमारे मुख्य सचिव बात कर रहे हैं, ऊर्जा सचिव बात कर रहे हैं, सभी लोग बात कर रहे हैं और जो भी अच्छा होगा, सब परिवार के लोग हैं, वो ऊर्जा निगम के लोग भी और हम लोग भी हैं। प्रदेश अच्छा चले क्योंकि ये हमारा परिवार है, उसके लिए सभी लोग चिंता करेंगे, सभी लोग आगे बढ़ेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अजीत काम्बोज हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अजीत, जिस तरीके के मौजूदा हालात पैदा हुए हैं और कर्मचारी का जो बयान है वो भी हम सुन रहे थे, अधिकारी, और साथ में हमने सीएम का बयान भी सुना, उनके चेहरे पर इतनी निश्चिंतता है, मतलब इस बात की गंभीरता को शायद वो नहीं समझ पा रहे हैं या फिर इसको सहजता से टाला जा सकता है या कोई उनके पास बैकअप प्लान है क्या? किस तरीके की इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद है?
पूजा, अगर उत्तराखंड प्रदेश की बात की जाए तो ऊर्जा प्रदेश जरूर कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर ऊर्जा विभाग के ही जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो सरकार की नीतियों से आहत नजर आ रहे हैं, जिसके चलते कल सुबह 8 बजे से पूरा टूल डाउन करने का एक फैसला किया है। पूरे उत्तराखंड में शटडाउन करने का निर्णय उत्तराखंड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संघ ने लिया है। तो इसको लेकर सरकार ने भी अपना बैकअप प्लान तैयार किया है। तमाम जो पड़ोसी राज्य हैं, चाहे उसमें उत्तर प्रदेश की बात हो, हरियाणा की बात हो, हिमाचल प्रदेश की बात हो, वहां पर जो बिजली कर्मचारी हैं उनको यहाँ पर ड्यूटी के लिए तलब किया गया है। बाकायदा इसके लिए तमाम शासन के अधिकारियों को पत्र भेजा गया है। इसके अलावा अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो 2 दिवसीय यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें एई जेई को लेकर यहाँ पर भर्तियां की गई है 11 महीने के लिए। तो तमाम तरह के बैकअप प्लान उत्तराखंड सरकार ने अपनी तरफ से तैयार कर लिया है। हालांकि जो उत्तराखंड बिजली विभाग के कर्मचारी हैं उन्होंने साफ ऐलान किया है कि अगर सरकार कल सुबह 8 बजे तक उनकी बातें, उनकी मांगों को नहीं मानती है तो पूरी तरह से हड़ताल पर चले जाएंगे। लगभग 3500 रेगुलर कर्मचारी हैं और इससे अलावा यहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और वैकल्पिक व्यवस्था की बात लगातार 2-3 दिनों से चल रही है, या यूं कहें कि पिछले 1 हफ्ते से चल रही है। लेकिन इस वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर ग्राउंड जीरो पर किस तरीके की सुगबुगाहट है? क्या पड़ोसी राज्यों से जो कर्मचारी आने थे वो आ चुके हैं? वॉक इन इंटरव्यू जो चल रहा था वो कहां तक पहुंचा है? क्योंकि कल से तो शटडाउन हो जाएगा। अगर वो वैकल्पिक व्यवस्था पुख्ता नहीं है तो कल क्या देवभूमि अंधेरे में रहेगी क्या? बिल्कुल पूजा, अगर उत्तराखंड प्रदेश की बात की जाए तो उत्तराखंड प्रदेश के बिजली कर्मचारियों के संपर्क में सभी राज्यों के बिजली कर्मचारी हैं और संगठन हैं। साफ तौर पर अगर उत्तर प्रदेश का जिक्र किया जाए तो उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा सीमा उत्तराखंड की लगती है। और उत्तर प्रदेश के जो बिजली कर्मचारी संगठन है उन्होंने साफ तौर पर पत्र के माध्यम से अपने शासन प्रशासन के अधिकारियों को इस तरह के नोटिस भी भेज दिए है कि कोई भी हमारा कर्मचारी उत्तराखंड में नौकरी करने नहीं जाएगा। जो उत्तराखंड के बिजली कर्मचारियों की मांगे हैं वो जायज मांगे हैं और उनका हम पूर्ण समर्थन करते हैं। ऑल इंडिया लेवल की जो बिजली कर्मचारियों के यूनियन है वो भी उत्तराखंड के संपर्क में है और वो भी सपोर्ट में आ चुकी हैं। तो देखा यही जा रहा है कि अभी कुछ देर बाद अगर वार्ता होती है, जिस तरह की जानकारी बिजली कर्मचारियों की तरफ से दी गई है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से कभी भी उन्हें वार्ता का न्योता आ सकता है और वो आश्वस्त है कि मुख्यमंत्री के स्तर से जो भी वार्ता होगी वो सौहार्दपूर्ण तरीके से होगी और उनकी ज्यादा से ज्यादा मांगों को माना जाएगा, क्योंकि वो खुद नहीं चाहते कि उत्तराखंड प्रदेश में किसी भी तरह की हड़ताल हो। लगभग 23 लाख के करीब बिजली उपभोक्ता है और अगर शटडाउन होता है तो कहीं ना कहीं इन उपभोक्ताओं के साथ ही पूरा उत्पादन, तमाम तरह की जो, और ये बहुत बड़ी समस्या है। हो सकता है कि हम आंकड़ों में बात कर रहे हैं तो ये समस्या बहुत छोटी लग रही हो, लेकिन इमेजिन करना थोड़ा सा बहुत ज्यादा मुश्किल है। लोगों का जनजीवन प्रभावित हो जाएगा, तमाम व्यवस्थाएं चौपट हो जाएंगी और कैसे इसको ठीक किया जाएगा, तमाम चीजें डिरेल होने वाली है। बहुत शुक्रिया आजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो जनता टीवी उम्मीद करता है कि इस तरीके की व्यवस्था ना खड़ी हो और हालातों का सामना सूबे को ना करना पड़े तो ज्यादा बेहतर है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं में पहाड़ी जिलों जैसे कि पिथौरागढ़, बागेश्वर और तराई इलाकों में डेमोग्राफी चेंज को लेकर के खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो चुकी हैं। हाल ही में डेमोग्राफी परिवर्तन किस तौर पर हो रहा है, इसको लेकर के पुलिस जांच में जुटी हुई है। सरकार के सख्त आदेश के बाद पुलिस विशेष समुदाय के सत्यापन कार्य की कोशिश भी कर रही है। हाल ही में जन समुदाय में किस तरीके का बदलाव आया और कहां बदलाव आया है, इसकी भी जांच की जा रही है। वहीं भाजपा नेता गजराज बिष्ट ने भी डेमोग्राफी चेंज को लेकर के पुलिस से जांच कराने की मांग की है। आपको बता दें कि लैंड जिहाद एक शब्द उठा था लगातार, दो वर्ड है।